Good morning, everyone. Now, in our polity series, we will discuss the next important topic, that is directive principle of state policy. We had already covered part 1 to 3. Now, today, part 4, which contain article 36 to 51. So, what are these directive principle of the state policy? Actually, these principles denote the ideal that state should keep in mind while formulating policy and enacting law. जो भी हमारी गवर्नमेंट है, अगर कोई लेजिस्लेटिव एग्जेक्टिव मैटर कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, तो उसको डीपीज एसपीज जो है वो अपने दिमाग के अंदर रखने पड़ेंगे. दीज प्रिंसिपल एम्स एट इंश्योरिंग सोशो इकोनॉमिक जस्टिस टू द पीपल एंड एस्टैब्लिशिंग इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट. वी हैड ऑलरेडी कवर्ड दैट फंडामेंटल राइट एम टू establish political democracy, but these DPSPs establish socio-economic democracy, which is very important because without socio-economic democracy, political democracy has no meaning. So these aims to establish socio-economic justice, and they are fundamental in the governance of the country. क्या था जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया था, उसके अंदर जो है ब्रिटिशर्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इशू किया जाता था, जो गवर्नर जनरल इंडिया का होता था, जो गवर्नर स्टेट्स के होते थे, उनको जो है कुछ डायरेक्शंस इशू की जाती थी. उसी तरह जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, वो जो है स्टेट को जो है इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, और इनके अंदर बहुत एक कंप्रीहेंसिव सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रोग्राम जो है उसकी एक लिस्ट है जो मॉडर्न गवर्नमेंट के लिए जरूरी है. ये वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है एस्टैब्लिश करती है. अनलाइक इन ब्रिटिश इंडिया देयर वाज ए कंसेप्ट ऑफ पुलिस स्टेट, जो जिसका मेन फंक्शन था लॉ ऑर्डर रिवेन्यू कलेक्शन. इसका एम है सोशो इकोनॉमिक जस्टिस लाना, वेलफेयर स्टेट लेके आना, सबका साथ सबका विश्वास वाली पॉलिसी जो है उसको साथ लेके चलना. दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. दे सप्लीमेंट द फंडामेंटल राइट, लाइक दे एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दे एस्टैब्लिश सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. दे आर गाइडलाइन टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इनको इग्नोर नहीं कर सकती. दे आर बेकन लाइट फॉर द कोर्ट, दे आर द टेस्ट ऑफ द वर्क, दे आर बैक्ड बाय द पब्लिक opinion. These principles have an educative value. So these unlike fundamental principle, जो scope है DPSPs का वो limitless है, and it protect the rights of citizen and work at the macro level. So जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे हैं नेगेटिव, ये है हमारे पॉजिटिव राइट्स. और जब भी कोई गवर्नमेंट हमारी पॉलिसी बनाएगी तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है उनको अपने ध्यान के अंदर जो है रखेगी. फंडामेंटल राइट आर नेगेटिव और प्रोहिबिटिव इन नेचर बिकॉज दे पुट लिमिटेशन ऑन द स्टेट, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर अफर्मेटिव डायरेक्शन ऑन द अदर हैंड. डीपी और जो एक मेन डिफरेंस है डीपीएसपीस और फंडामेंटल राइट्स का, वो ये डिफरेंस है कि जो डीपीएसपीस है दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ. फंडामेंटल राइट में तो ये था कि अगर आपका राइट जो है वायलेट होता है, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दे कैन इशू रिट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स. मैडमस इशू कर सकती है गवर्नमेंट को कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटी एंड यू आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल. बट दिस इज नॉट द सिनेरियो इन केस ऑफ डीपीएसपीस. अगर आपको लगता है कि ये वाला जो हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के डीपीएसपीस आते हैं 36 to 51, तो वो अगर वायलेट हो रहा है तो वी कैन नॉट गो टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर इन्फोर्समेंट. उसका भी जो है एक रीज़न था कि जब जैसे हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तो हमारे आगे बहुत सारे चैलेंजेस थे. यूनिटी करना सबसे पहले प्रिंसली स्टेट को, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी बहुत सारे चैलेंजेस थे. तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इनको इन्फोर्सेबल नहीं किया. और इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, तो गवर्नमेंट उनको इग्नोर कर सकती है. गवर्नमेंट उनको इग्नोर नहीं कर सकती बिकॉज इट हैव मोरल सैंक्शन, इट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन. और पॉलिटिक और जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती है उनको जो है अल्टीमेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टोरेट. अभी और इलेक्टोरेट को भी जो है ये गाइड करती है, या ओपोजिशन पार्टीज को भी जो है वो गाइड करती है कि गवर्नमेंट जो है जो भी लॉ बना के लाए दे आर इन कंसोनेंस विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है ये हमारी जो प्रियम्बल की कोर फिलॉसफी है उसको जो है उसके अकॉर्डिंग ही उसी को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं. सो दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. इनको जो है 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, सोशलिस्टिक, लिबरल और गांधीयन.
इनकी एक क्लासिफिकेशन जो है वो इस तरह से करी गई है कि ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। फर्स्ट वी विल डिस्कस द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, दे रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, दे ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट विच एम्स टू प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू द पीपल। इसके अंदर ये बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो दे रखे हैं। प्रोवाइड एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू द सिटीजन, प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये वाले इस तरह करके जो है बहुत सारे आर्टिकल है। मेक एफर्ट टू सिक्योर द राइट टू वर्क इसके अंदर आता है। जैसे 36 से स्टार्ट होता है। 36 जो है वो मीनिंग ऑफ स्टेट बताता है। जैसे हमने आर्टिकल 12 करा था जब हम फंडामेंटल राइट्स किया था, तो उसके अंदर 12 जैसे मीनिंग ऑफ द स्टेट, सिमिलरली 36 आर्टिकल डिफाइन व्हाट स्टेट क्या है, उसके अंदर मीनिंग है। 37 भी जो है इस तरह की बात करता है, इनके जो डीपीएसपी के राइट है उनको कैसे जो है लेके आना है, वो सारी बात करता है। 38 से जो है ये फिर सोशलिस्टिक के डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे जो है वो स्टार्ट होते हैं कि ये वाले जो है, जो इसके अंदर फिर कुछ जो है सोशलिस्टिक के अंदर भी जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो करी है गवर्नमेंट ने, उसके अंदर फर्दर ऐड करे, वो आगे हम बात करेंगे कौन कौन से हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है लेके आए हैं। इसके अंदर जो है ये वाले हैं, provide opportunity and facility to prevent exploitation of youth and the children, minimizing inequality in income status, इस तरह के जो है आ जाते हैं। opportunity for healthy development of children, participation of the worker, to take a step to secure the participation of workers and to raise the level of nutrition, इस तरह करके ये सोशलिस्टिक के अंदर आ जाते हैं। फिर हमारे आते हैं गांधीयन जो प्रिंसिपल है वो है, उसके अंदर मेनली 6 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आते हैं जो गांधीयन फिलॉसफी को बढ़ावा देते हैं। ये जो गवर्नमेंट, जो गांधी हमारे फादर ऑफ द नेशन थे, उन्होंने जब नेशनल मूवमेंट चलाई थी उसके अंदर जो भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाए थे उसी की जो है ये बात करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत टू एंड उनको कुछ नेसेसरी पास देनी सो दैट दे कैन एनेबल एज ए यूनिट्स ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, टू प्रमोट कोटेज इंडस्ट्री एंड वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये इस तरह के प्रावधान है। एजुकेशनल इंटरेस्ट जो है एससीज और एसटी का जो है वो बढ़ाना है। इंटॉक्सिकेटिंग और ड्रिंक्स को जो है प्रोहिबिट करना है। स्लॉटर ऑफ काउ, ये वाले जो है ये सारे इसके अंदर आते हैं। और फिर हम करेंगे लिबरल। लेकिन ये है कि जो भी ये वाले सारे प्रोविजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है आफ्टर जब इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे जो है लॉज बना के लेके आई है, वो हम अभी देखेंगे आगे। और लिबरल के अंदर फिर हमारा आ जाता है separation of judiciary and executive, protection of monument and historical places, safeguard forest and wildlife of the country, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द कंट्री, आर्टिकल 44 के अंदर आ है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर साइंटिफिकली। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इनटू 3 पार्ट: सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, देन द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इस तरह जो है इसके अंदर हमने जो है इसकी डिवीजन जो है वो कर दी है। So these are the articles, like we had already discussed definition of the state, application of the principle contained in this part. Then these are the, we had already seen. Article 51 is important, promotion of international peace and security. 36 is the first and 51 is the last article of relating to directive principle of the state policy. Then 50, separation of judiciary from executive, uniform civil code, formation of cooperative society. This was added by 97th constitutional amendment. This was added by 42nd constitutional amendment. So this is also added by 42nd constitutional amendment. These are the list of directive principle of the state policy, you can refer. And these are the same article from 38 to 47. Then 43 comes under Gandhian principle. Liberal principle के अंदर जो है हमारे फिर ये वाले आर्टिकल्स जो है वो आ जाते हैं।
नेक्स्ट अमेंडमेंट इन द DPSPs, ये वाली जो अभी हमने बात करी है कि जो हमारे DPSPs हैं वो सारे एज सच नहीं थे, उसके बाद लेटर ऑन जो है उनको एडेड किया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके अंदर हमने जो है 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करे हैं। दैट इज अंडर आर्टिकल 39 जो कहता है कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 39A ये इंपॉर्टेंट है। 39A फ्री लीगल एड ऐड किया है। 39 ऐड किया है हमने 42nd अमेंडमेंट के अंदर। फिर 43A किया है हमने इसके अंदर 42nd अमेंडमेंट के अंदर, जो बात करता है कि हमने जो है टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। फिर 48A भी जो है हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के अंदर जो है लाए हैं, जो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। 43 एंड 44th अमेंडमेंट ने भी जो है एक ऐड किया है हमारा, उसमें सिर्फ यही बोलता है कि द स्टेट इन पर्टिकुलर शेल स्ट्राइव टू मिनिमाइज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इनकम एंड एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन स्टेटस फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटी नॉट अमंगेस्ट इंडिविजुअल बट आल्सो अमंगेस्ट द ग्रुप। इट आल्सो एलिमिनेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। दिस इज द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और हुई है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसने जो है जो हमारा आर्टिकल 21A है हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट वाला, उसका जो है सब्जेक्ट मैटर जो है उसको चेंज कर दिया था, जिसके अंदर जो है एलिमेंट्री एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना दिया था। इसके अंदर भी यही था डायरेक्टिव स्टेट का कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वो सारी बात जो है ये आर्टिकल जो है इसके अंदर करता है। और एक अमेंडमेंट और लेके आए थे जो अभी हमने करी है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके अंदर हमने जो है फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जो है वो बात करी है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जो है 9th B एडेड किया है पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के लिए ये वाला आर्टिकल जो है 43B अभी हमने यहाँ देखा 43B जो है वो भी जो है 97th अमेंडमेंट के साथ जो है इसको ऐड किया गया है। So these are the amendments. So what are the sanction behind directive principle of the state policy? So these are the constitutional sanction, legislative sanction, executive sanction, sanction of public opinion, judicial sanction. देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ऐड कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस कि गवर्नमेंट इसको इग्नोर कर सकती है बिकॉज दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, क्योंकि गवर्नमेंट आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। गवर्नमेंट को जो है लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना है, इसलिए दे हैव टू मेक लॉ कीपिंग इन माइंड विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जुडिशरी भी है, और ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल इसको, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, दे आर अपेंडेजेस टू द फंडामेंटल राइट, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट। लेजिस्लेटिव सैंक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन है, क्यों हमारी जो कोर फिलॉसफी को जो है वो ये बताते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हमारे प्रियम्बल के अंदर जो भी प्रिंसिपल है, जस्टिस है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, उसकी बातें सारी करते हैं और उसी को जो है ये इम्प्लीमेंट करते हैं। जस्टिस की बात करते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, वो सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरह कोई गवर्नमेंट जो है अफोर्ड नहीं कर सकती। Opposition is there to ask the question of the opposite to the party in the government. फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP। अब ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने किस तरह से जो है जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड कर दिए हैं उसके लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करी है। गवर्नमेंट ने DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे जो लॉज बनाए हैं, जो हमने 3 तरह के गांधीयन लिबरल जो बात करी अभी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए हैं। जैसे सबसे पहले जब 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था हमारा फॉर इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज, ये बनाया। फिर बहुत सारे लॉ जो है पास किए, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए हैं, जिसके अंदर जो है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक जमींदार, जागीरदारी, ये सारा सिस्टम, टेनेंसी रिफॉर्म बहुत सारे किए, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग,
कोऑपरेटिव फार्मिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड अमंग द लैंडलेस लेबर, क्योंकि हमारा एक आर्टिकल है 39 के अंदर 39B और C, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, विच टॉक्स अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड, कि एक अमीर सारे थोड़े से लोग की जो है वो अमीर ना बन जाएं, तो डिस्ट्रीब्यूशन करें। उसके तहत ही जो है ये वाले गवर्नमेंट ने जो है फिर लॉ बनाए। लेबर रिफॉर्म के लिए बहुत सारे लॉ है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, then child labor prohibition regulation act, bonded labor system abolition act, mines and mineral, maternity benefit, equal remuneration, इस तरह से बहुत सारे एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो पास करे हैं। फिर उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस करा है, लोक अदालत आ गया, जैसे एक हमने देखा था 39A के अंदर फ्री लीगल एड, उसके अंदर लोक अदालत एस्टेब्लिश करी जाती है, नालसा बनाई है, इस तरह जो है गवर्नमेंट ने किया है। टू प्रमोट विलेज एंड इंडस्ट्री, खादी बोर्ड कमीशन लेके आए हैं, विलेज इंडस्ट्री है। फिर उसके बाद कोयर बोर्ड है, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड है, सिल्क बोर्ड है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोर्ड है, ये सारे जो है गांधीयन हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई। पंचायती राज है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा, फुलफिल द ऑब्लिगेशन अंडर आर्टिकल 40, कहता है कि जो 40 आर्टिकल की जो हमारा डीपीएसपी है उसको इम्प्लीमेंट किया इसने 73rd अमेंडमेंट के। 3 टियर सिस्टम है, कोटेज इंडस्ट्री है। फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमने बहुत सारे एक्ट जो है वो पास करे हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द फॉरेस्ट एक्ट 90, बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो डीपीएसपी है वो बात करता है 48, जैसे हमने पढ़ा, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उसी के अंदर जो है फिर ये वाले एक्ट जो है वो पास करे हैं। ऑलमोस्ट हमारे जो भी सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने डिफरेंट जो है वो लॉ जो है वो पास करे हैं। नाउ कम्स द क्वेश्चन बिटवीन कंफ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, और इनके अंदर जो है हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंफ्लिक्ट की बात चलती रही है। वेरियस केसेस जो है फिर गवर्नमेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने बनाए हैं। ये फर्स्ट केस जो आया था वो केस था चंपाकम दोराजियन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। इसके अंदर जो है बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर गया था कि अगर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर कोई कंफ्लिक्ट है तो फंडामेंटल राइट विल बी प्रिवेल। कोई मतलब उन्होंने जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कोई जगह यहाँ पे नहीं दी थी। फिर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट, और ये भी बोला था कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट जो है वो अमेंड कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को जो है वो अमेंड कर सकती है। लेकिन फिर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो केस आया था 1967 में, उसमें ये बोला था कि हमारी इसके अंदर ये बोला था कि गवर्नमेंट जो है फंडामेंटल राइट हमारे जो है ब्रीच कर सकती है। और फिर उसके बाद इसके अंदर फिर सरकार ने जो हमारी प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस जजमेंट थी उनको जो है उन्होंने बोला कि वो इसके अंदर जो है वो अमेंड कर सकती है टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जैसे इसके अंदर फिर हमारी गवर्नमेंट ने 39B और C जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल वही बात करता है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड। इसके अंदर जो है हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये वाले डायरेक्टिव प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट 14 और जो 19 है अगर वो वॉयलेट होते हैं तो कोई बात नहीं, हम इनको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो दैट विल बी नॉट डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसके अंदर तो ये बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो है फंडामेंटल राइट ही प्रिवेल करेगा, डीपीएसपी प्रिवेल नहीं कर सकते। लेकिन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला था कि अगर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहे हैं तो दैट वुड नॉट बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। केशवानंद भारती केस के अंदर फिर वही बेसिक स्ट्रक्चर की बात आ गई थी कि हम जो है फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है अगर हाँ हम कुछ डीपीएसपी को भी देख सकते हैं, लेकिन हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड उसको जो है हम डिस्टर्ब जो है वो नहीं कर सकते। फिर लास्ट जो आया था मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसके अंदर जो है हमारी जो प्रेजेंट पोजीशन यही है कि मिनर्वा मिल केसेस के अंदर ये बोला था कि फंडामेंटल राइट इंजॉय सुपरमेसी ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट फॉर इम्प्लीमेंटिंग
द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जब तक वो फिर डैमेज नहीं, वही बात जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली केशवाल अंतर्वाती केस में आई थी उसको जो है इसमें जो है वो बोल दिया था। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि दे आर सबऑर्डिनेट टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द स्टेट पॉलिसी। So I hope you understood the DPS piece, and if there is any query you can find me at Study Gyan on the following link, and please subscribe to my channel Study Gyan. See you in the next video.